जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। आज के क्लास में ध्यान रखना, हम लोग क्लास 12th वालों के बायोलॉजी के पेपर के विषय में डिस्कस करेंगे। क्योंकि ध्यान रखना, जो क्लास 12th वालों का बायोलॉजी का पेपर है, आज इसमें हम इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताएंगे, इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताएंगे कि अगर आप बेहतरीन तरीके से इन क्वेश्चंस को तैयार कर ले रहे हैं, याद कर ले रहे हैं, तो प्रॉपरली ध्यान रखना, आपका पेपर में एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे, आपका क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। एक क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है और इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं हम लोग आज के क्लास को। ध्यान रखना, आपको एक एक क्वेश्चन यहाँ पे हम प्रॉपरली लिख करके दे दिए हैं, इसीलिए ताकि आपको लिखने की भी जरूरत ना पड़े। प्रॉपर कैसे लिखना है लिख करके एक एक क्वेश्चन आपको दे दिए हैं, इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हो। ठीक, तो शुरू करते हैं हम लोग आज के क्लास को। ध्यान रखना, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अफीम क्या है, यह किस पौधे से प्राप्त होता है। ध्यान रखना, पहला क्वेश्चन हमारा पूछा है अफीम क्या है, यह किस पौधे से प्राप्त होता है। तो प्रॉपरली आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल गया होगा, दिख रहा होगा, फिर भी हम आपको बता दें, अफीम ध्यान रखना एक बहुत ही शक्तिशाली मादक पदार्थ है। अगर आपको किसी को इतना भर भी अफीम खिला दिया जाए ना, तो स्वर्ग का दर्शन करके चला आएगा। ठीक है, मतलब जान लो कि इतना ज्यादा नशा में मार जाएगा कि लोढ़ले रहेगा हरदम। तो अफीम एक बहुत ही शक्तिशाली नशीला पदार्थ है, जो ध्यान रखना पापावर सोमनीफेरम नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। अफीम एक बहुत ही शक्तिशाली मादक पदार्थ है, जो पापावर सोमनीफेरम नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। इस पौधे को हम आम बोलचाल में, सामान्य भाषा में अफीम पोस्त के नाम से भी जानते हैं। ठीक, ये एक नंबर में क्वेश्चन आपके रहते हैं। फिर ध्यान रखना, अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि वन्य जीव संरक्षण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम कौन कौन से हैं। तो वन्य जीव के द्वारा सरकार द्वारा उठाए गए कई कदम थे, जिसमें ध्यान रखना सबसे महत्वपूर्ण कदम सरकार का 1972 में उठाया गया था, जिसके तहत सरकार ने जो वन्य जीव थे उनके शिकार पर और जो वन्य जीवों के अवैध अंगों की तस्करी की जा रही थी, उन्हें बेचा जा रहा था, उस पर सरकार ने पूर्ण रूप से रोक लगा दी। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। प्रॉपरली ध्यान रखना, आपको एक एक क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा। अब ध्यान रखना, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मांसल फल क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मांसल फल क्या है। मांसल फल ध्यान रखना क्या होता है, मांसल फल ऐसे फल होते हैं जिनकी भित्ति सरस और गुद्देदार होती है, उसे हम क्या कहते हैं, मांसल फल। जैसे कोई भी फल होगा जिसकी जो भित्ति होगी, यानी जो उसकी बाहरी परत होगी, वो कोमल होगी, नरम होगी और गुद्देदार होती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मांसल फल कहते हैं। जैसे आप आम खाएंगे तो उसके बाहरी परत देखेंगे सरस एवं गुद्देदार होती है। ठीक, तो आप सेब खाएंगे, सेब की भी देखेंगे जो बाहरी परत होती है वो गुद्देदार होती है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, मांसल फल हो जाएंगे। यानी कोई भी ऐसा फल जिसकी बाहरी परत सरस एवं गुद्देदार होती है, उसे हम लोग मांसल फल कहते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आभासी फल किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आभासी फल किसे कहते हैं। अब ध्यान रखना, आभासी फल किसे कहते हैं। आभासी फल ऐसे फल होते हैं जिनका निर्माण अंडाशय से ना होकर किसी अन्य भाग से होता है, उसे हम आभासी फल कहते हैं। फिर से देख लो, आभासी फल किसे कहते हैं, ऐसे फल जिनका निर्माण अंडाशय से ना होकर के किसी अन्य भाग से होता है, उसे आभासी फल कहते हैं। जैसे आभासी फल में आपका आ जाएगा सेब, स्ट्रॉबेरी, ये सब क्या हो जाएंगे, आभासी फल की कैटेगरी में आ जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अनिषेक फलन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अनिषेक फलन किसे कहते हैं, या अनिषेक फलन क्या होता है। अब देखो, अनिषेक फलन क्या होता है। तो अनिषेक फलन ऐसा फलन होता है जिसमें ध्यान रखना फल का निर्माण अंडाशय से बिना निषेचन के होता है, उसे हम लोग कहते हैं अनिषेक फलन। फिर से ध्यान देना, अनिषेक फलन क्या होता है। अनिषेक फलन एक ऐसा फलन होता है या एक ऐसा फल होता है जिसमें फल का निर्माण अंडाशय से बगैर निषेचन के होता है, उसे हम अनिषेक फलन कहते हैं। अब ध्यान रखना, इसमें कौन कौन से फल आ सकते हैं आपके। एग्जाम्पल के तौर पे आपके सेब और नाशपाती, ये दोनों ही क्या हो सकते हैं, अनिषेक फलन के क्या है, एग्जाम्पल हैं, अनिषेक फलन की कैटेगरी में ही आते हैं, क्योंकि इन दोनों ही फलों का निर्माण अंडाशय से बगैर निषेचन के होता है। अब ध्यान रखना, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है बहुभ्रूणता किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, बहुभ्रूणता किसे कहते हैं। ध्यान रखना, बहुभ्रूणता किसे कहते हैं, ऐसे फल जिनमें बहुत से भ्रूण होते हैं उन्हें बहुभ्रूणता कहते हैं। ध्यान रखना, ऐसे फल
जिनमें एक से अधिक भ्रूण होते हैं या बहुत से भ्रूण होते हैं, उसे हम कहते हैं बहुभ्रूणता। उसे हम बहुभ्रूणता के नाम से जानते हैं। ठीक, ये एक क्वेश्चन प्रॉपर किस तरीके से लिखा गया आपको यहाँ प्रॉपरली दिख रहा होगा, बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन लिखा गया और जितने अच्छे से हो सके उतने अच्छे से इन क्वेश्चंस को आपको तैयार कर लेना है। आपका याद रखना पेपर आप पूरा बेहतरीन तरीके से फोड़ करके आओगे, ये क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है आपका, बस बेहतरीन तरीके से आप तैयार कर लीजिए। अब हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्या अगला क्वेश्चन है कि अंड जनन किसे कहते हैं। ठीक, तो ध्यान रखना अंड जनन किसे कहते हैं, कोशिकाओं से अंडाणु के बनने की प्रक्रिया को हम लोग अंड जनन कहते हैं। कोशिकाओं से अंडाणु बनने की प्रक्रिया को हम लोग अंड जनन के नाम से जानते हैं। अर्थात अंडाशय से जब अंडाणु बनता है तो उसे हम लोग अंड जनन के नाम से भी जानते हैं। फिर से ध्यान देना, कोशिकाओं से जो अंडाणु बनता है उसी की प्रक्रिया को हम अंड जनन कहते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि अंडाशय से अंडाणु के बनने की प्रक्रिया को अंड जनन कहते हैं। एक बात और ध्यान रखना, यह प्रक्रिया कितनी अवस्थाओं में पूर्ण होती है, तो यह प्रक्रिया 3 अवस्थाओं में पूर्ण होती है। पहला है वृद्धि प्रावस्था, दूसरा गुणन प्रावस्था और तीसरा ध्यान रखना, तीसरा है परिपक्वन प्रावस्था। फिर से ध्यान दो, यह प्रक्रिया 3 अवस्थाओं में पूर्ण होती है। पहला होता है गुणन प्रावस्था, दूसरा होता है वृद्धि प्रावस्था और तीसरा होता है परिपक्वन प्रावस्था। ये तीनों यह प्रक्रिया जो होती है इन 3 टर्मों में, ये 3 अवस्थाओं में पूर्ण होती है। अब ध्यान रखना, अगला क्वेश्चन ध्यान रखना आपका क्या है, शुक्राणु जनन किसे कहते हैं। तो ध्यान देना, शुक्राणु जनन किसे कहते हैं, वृषण से शुक्राणु के बनने की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। वृषण से शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। यह भी प्रक्रिया 3 अवस्थाओं में ही पूर्ण होती है। पहला हो गया आपका गुणन प्रावस्था, दूसरा हो गया वृद्धि प्रावस्था और तीसरा हो गया आपका परिपक्वन प्रावस्था। यह भी प्रक्रियाओं इन्हीं तीनों अवस्थाओं में पूर्ण होती है। ये क्वेश्चन आपको पूरा ध्यान रखना, डिटेल में यहाँ लिख करके दे दिए हैं ताकि आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक, अब ध्यान रखना, हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है आईवीएफ तकनीक किसे कहते हैं। तो आईवीएफ तकनीक ध्यान रखना एक ऐसी तकनीक होती है जिसमें पुरुष के शुक्राणु तथा मादा के अंडाणु दोनों को लेकर के एक परख नली में डाल दिया जाता है और जो शरीर का तापमान होता है उसी ही तापमान पर रख करके दोनों का ध्यान रखना निषेचन कराया जाता है। और जैसे ही निषेचन पूर्ण होता है, निषेचन के पूर्ण होने के बाद उसे मादा के गर्भाशय में ले जाकर के स्थापित कर दिया जाता है। इस तकनीक को हम लोग आईवीएफ तकनीक के नाम से जानते हैं। अब ध्यान रखना, हम बढ़ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के तरफ। अब ध्यान रखना, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है सरोगेट माता क्या होती है। ठीक, तो ध्यान रखना, सरोगेट माता क्या होती है, जब किसी महिला के गर्भ को उधार लिया जाता है या जब किसी महिला के गर्भ को पैसे से खरीद लिया जाता है तो उसे हम कहते हैं सरोगेट माता। अर्थात जब कोई पुरुष अपने पत्नी के अलावा किसी अन्य महिला के गर्भ को संतानोत्पत्ति के काम में लाता है तो उसे सरोगेट माता कहते हैं, क्योंकि वह महिला उस काम के लिए उससे पैसे लेती है। ठीक, अर्थात जब कोई महिला किसी अन्य पुरुष को पैसे लेकर के उसको बच्चा करके देती है तो उसे हम सरोगेट माता के नाम से जानते हैं। अब हम बढ़ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ध्यान रखना, अगला क्वेश्चन हमारा है डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं या डाउन सिंड्रोम क्या है। ठीक, तो ध्यान रखना, डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं। डाउन सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति के गुणसूत्रों की संख्या 46 के बजाय बढ़ करके 47 हो जाती है। ध्यान रखना, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि डाउन सिंड्रोम में जो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति के शरीर के अंदर जो गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है वो 46 से बढ़ करके 47 हो जाती है। तो इस बीमारी को हम लोग डाउन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। और ध्यान रखना, इसी बीमारी को मंगोलियन जड़ता के नाम से भी जानते हैं। इस बीमारी में ध्यान रखना, जो गुणसूत्रों की संख्या है वो 2n+1 हो जाती है। गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 2n+1 हो जाती है। अब इस बीमारी के लक्षण कौन कौन से हैं, ध्यान रखना, तो एक एक करके प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पे इस बीमारी के लक्षण दे दिए गए हैं। जैसे ध्यान रखना, सिर गोल होते हैं, गर्दन उनकी मोटी होती है, ठीक, हाथ की जो त्वचा होती है वो खुरदुरी होती है, उनके जनन अंग कम विकसित होते हैं। प्रॉपर एक एक करके आपको यहाँ पे सब चीज आपको मेंशन कर दिया गया और एक एक चीज आपको लिख के दे दिया गया है। तो जितना अच्छे से हो सके इन क्वेश्चंस को आप उतने अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है टर्नर सिंड्रोम क्या है या टर्नर सिंड्रोम किसे कहते हैं। ठीक, टर्नर सिंड्रोम ध्यान रखना एक ऐसी बीमारी है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 46 के बजाय घट करके
45 हो जाती है। ठीक, ध्यान रखना टर्नर सिंड्रोम किसे कहते हैं, तो टर्नर सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें व्यक्ति के अंदर गुणसूत्रों की संख्या 46 के बजाय घट करके 45 हो जाती है, उसे टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। इसमें गुणसूत्रों की संख्या को 2n-1 से दिखाते हैं, जिस तरीके से यहाँ लिख करके आपको दे दिया गया है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ध्यान रखना हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है वर्णांधता क्या है। ठीक, तो वर्णांधता ध्यान रखना एक तरीके का लिंग संलग्न रोग है। वर्णांधता ध्यान रखना क्या है, वर्णांधता एक तरीके का लिंग संलग्न रोग है। इस बीमारी के जरिए जिस व्यक्ति को ये बीमारी हो जाती है वो व्यक्ति लाल और हरे रंग में अंतर पहचान नहीं पाता है। इसलिए ऐसे लोगों को ना तो ट्रेन चलाने के लिए दिया जाता है और ना ही इन्हें ध्यान रखना ट्रैफिक पुलिस में होने दिया जाता है, क्योंकि इन व्यक्तियों को अगर ट्रैफिक पुलिस बना दिया जाएगा, ठीक, या ट्रैफिक हवलदार बना दिया जाएगा, अब क्या पता चला कि लाल बत्ती जल गई मतलब रुकने का सिग्नल देना, वो कहे ना जो 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 जल्दी जो, क्या पता इधर से गया उधर से गया, ठोक दिया, सब आपस में टक्कर हो जाएगी। इसलिए ऐसे लोगों को ना तो ट्रैफिक पुलिस बनाया जाता है और ना तो ट्रेन पे लगाया जाता है, क्योंकि अगर ट्रेन चला रहा है सिग्नल मिलेगा, लाल सिग्नल दिया जाएगा, रुकने के लिए ले जाकर ठोक देगा, कहाँ की हरी बत्ती मिली है यानी कि जाना ही जाना है, तो ले जाकर ठोक देगा। इसलिए ना तो ऐसे लोगों को, जिन व्यक्तियों को वर्णांधता होती है, ना तो इन्हें रेलवे चलाने के लिए दिया जाता है और ना ही ध्यान रखना ट्रैफिक पुलिस में इनको भर्ती किया जाता है। ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ध्यान रखना हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है हीमोफीलिया क्या है। हीमोफीलिया भी एक तरीके का लिंग संलग्न रोग ही है, जिसके जरिए ध्यान रखना क्या होता है कि अगर जिस व्यक्ति को हीमोफीलिया नामक बीमारी हुई है, उस व्यक्ति को अगर कहीं पर भी चोट लग जाती है तो वहां से ब्लड बहने लगता है, अर्थात वहां से खून बहने लगता है। खून का बहना बंद नहीं होता है, क्योंकि ध्यान रखना रुधिर का थक्का जो है वहां पर बनता नहीं, और रुधिर का थक्का नहीं बनेगा तो उसके खून का बहना बंद नहीं होगा। प्रॉपर एक तरीके से यहाँ पे आपको लिख करके दे दिए हैं। ठीक, अब ध्यान रखना इसी बीमारी को हम लोग ब्लीडर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि चोट लगे हुए स्थान से जब ब्लड बहता है तो ये ब्लड का बहना जल्दी बंद नहीं होता है, क्योंकि वहां पे रुधिर का थक्का नहीं बनता है, और इस वजह से ज्यादा ब्लड बह जाने की वजह से कभी कभी व्यक्ति की डेथ भी हो जाती है। ठीक, अब ध्यान रखना हम लोग बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ध्यान रखना क्या है, अगला क्वेश्चन है व्यसन किसे कहते हैं। तो व्यसन किसे कहते हैं, ध्यान रखना जब कोई भी व्यक्ति नशीली औषधियों या नशीले पदार्थों का सेवन करता है तो उसे व्यसन कहते हैं, और इससे पीड़ित व्यक्ति को व्यसनी कहा जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है रोगजनक किसे कहते हैं। ठीक, तो ध्यान रखना ऐसे कारक जो रोगाणुओं को फैलाने का काम करते हैं या रोगाणुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करते हैं, उसे रोगजनक कहते हैं। जैसे मक्खी हो गई या मच्छर हो गए, ये रोगाणुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंचाने का काम करते हैं, इसलिए इन्हें हम रोगजनक के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है बायोगैस क्या है या बायोगैस किसे कहते हैं। ठीक, बायोगैस ध्यान रखना बायोगैस एक तरीके के जितने भी वायुमंडल में गैसें पाई जाती है सभी गैसों का समूह होती है, जिसे मेथेन गैस या मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। यह गैस ध्यान रखना गोबर गैस के नाम से भी जानी जाती है। इसका उपयोग मुख्य रूप से ध्यान रखना हम लोग खाना पकाने और प्रकाश उत्पन्न करने के लिए करते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ध्यान रखना क्या है, एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक या ध्यान रखना वैक्सीन किसे कहते हैं। ठीक, तो इस क्वेश्चन का उत्तर ध्यान रखना क्या होगा, कुछ ऐसे प्रकार के रसायन होते हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं या रोगाणुओं को क्या कर देते हैं, पहले ही नष्ट कर देते हैं, तो उसे हम लोग एंटीबायोटिक, प्रतिजैविक या ध्यान रखना वैक्सीन के नाम से जानते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जैविक खाद क्या होती है। ठीक, तो ध्यान रखना जैविक खाद क्या होती है, ऐसी खाद जिसे बनाने के लिए कूड़ा कचरा, घर में जो साग सब्जी होती है उन साग सब्जियों यानी कि खराब पदार्थों का उपयोग करके बनाया जाता है, उसे जैविक खाद कहते हैं। ठीक, जैविक खाद किसे कहते हैं ध्यान रखना, तो जैविक खाद एक ऐसी खाद होती है जिसको बनाने के लिए जितने भी कूड़ा कचरे हो गए या घर में जो साग सब्जियों के छिलके हैं या फल के जो छिलके हैं, इन सभी पदार्थों को मिला करके जो खाद बनाई जाती है उसे जैविक खाद कहते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्यान रखना अगला क्वेश्चन हमारा है सहभोगिता किसे कहते हैं। ठीक, सहभोजिता ध्यान रखना किसे कहते हैं, सहभोजिता। तो सहभोजिता में ऐसे दो घटक जिनमें दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं
जिसमें से एक को तो लाभ होता है परंतु दूसरे को ना तो लाभ होती है और ना ही कोई हानि होती है, तो इसे हम लोग सहभोजिता कहते हैं। जैसे आप देखेंगे तो जो बहुत सारे जो पेड़ होते हैं जंगलों में, उन जंगलों में पेड़ों के ऊपर अमर बेल जो होती है वो लटकी होती है। वह बेल जो पकड़ के पोखरा और नदी और नहर में आप लोग नहाते हो, ठीक? तो इसे हम लोग ध्यान रखना क्या कहते हैं? सहभोजिता कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ध्यान रखना अगला क्वेश्चन हमारा है परजीविता क्या है? तो परजीविता में ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर होते हैं या आश्रित होते हैं, उसे परजीविता कहते हैं। जैसे मानव हो गया, जूं हो गई, अमरबेल हो गई, ये सब क्या है? परजीवी है। इन्हें परजीविता कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन हमारा है पवित्र उपवन किसे कहते हैं? ठीक, तो ध्यान रखना पवित्र उपवन क्या होता है? एक ऐसा स्थान जहां बीच में कोई धार्मिक स्थल बना दिया जाए, एक ऐसा स्थान जहां पर बीच में कोई धार्मिक स्थल बना दिया जाए और उसके चारों तरफ पेड़ पौधे लगा दिए जाएं, तो उस स्थल को हम लोग पवित्र उपवन के नाम से जानते हैं या उसे पवित्र उपवन कहते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है रेड डाटा बुक। तो ध्यान रखना रेड डाटा बुक किसे कहते हैं? यह एक ऐसी बुक होती है जिसमें स्थलीय, जलीय और नभचरीय जीव, ध्यान रखना रेड डाटा बुक क्या है? एक ऐसी बुक है जिसमें स्थलीय, जलीय, नभचरीय यानी आकाश में उड़ने वाले तथा जो विलुप्त होने वाली प्रजातियां उन्हें और जो विलुप्त हो चुकी हैं उन्हें सभी को सहेज करके जिस बुक के अंदर रखा जाता है उसे रेड डाटा बुक के नाम से जाना जाता है या उसे रेड डाटा बुक के नाम से जानते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है संकटग्रस्त प्रजातियां किसे कहते हैं? ये आप हाई स्कूल में भी पढ़ चुके होंगे। ऐसी प्रजातियां जिनके विलुप्त होने का खतरा रहता है या जिनके ऊपर संकट रहता है कि अब वो विलुप्त हो जाएंगे आने वाले समय में, उसे हम लोग संकटग्रस्त जातियां कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ध्यान रखना हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है स्वास्थानीय संरक्षण। तो ध्यान रखना स्वास्थानीय संरक्षण किसे कहते हैं? जब किसी जीव को उसी के स्थान पर सुरक्षित रखा जाता है तो उसे हम लोग स्वास्थानीय संरक्षण कहते हैं। और ध्यान रखना अगला क्वेश्चन हमारा है बह्य स्थानीय संरक्षण। तो जब किसी जीव को, ध्यान रखना, जब किसी जीव को वो जिस स्थान पर रह रहा है वहां से निकालकर किसी दूसरे स्थान पर ले जाकर के सुरक्षित रखा जाता है तो उसे बह्य स्थानीय संरक्षण कहते हैं। एक एक क्वेश्चन को आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे हम इसीलिए दे दिए हैं ताकि आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम ना आए और बेहतरीन तरीके से एक एक क्वेश्चन को आप सॉल्व करके आए। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या है? ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से इस क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिएगा क्योंकि लगभग ये हर बार ही एग्जाम में आ जाता है। तो ध्यान रखना डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या है? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एक ऐसी तकनीक है जिसकी सहायता से बड़े अपराधी को भी आसानी से पकड़ने में सहायता मिलती है और कोई भी अपराधी बच नहीं पाते हैं, हर अपराधी को आसानी से पकड़ लिया जाता है। उसके ध्यान रखना बाल का सैंपल ले लिया जाता है, चाहे उसके ब्लड का सैंपल हो जाए, चाहे उसके फिंगरप्रिंट अर्थात अंगुलियों के निशान का सैंपल मिल जाए, तो किसी भी निशान के जरिए हम लोग क्या करते हैं उस बड़े से बड़े अपराधी को आसानी से पकड़ लेते हैं और उस बड़े से बड़े अपराधी को आसानी से पकड़ने में हमें मदद मिलती है। इन तरीकों से करके हम बड़े से बड़े अपराधी को आसानी से पकड़ लेते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है? यहाँ पे आपको पूर्ण रूप से लिख करके एक एक चीज को दे दिए हैं। तो आशा करते हैं आज की क्लास में जितनी भी चीजें आपको हम समझाए होंगे सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। और ध्यान रखना जितने अच्छे से हो सके उतने अच्छे से आप इन क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।